हेलो स्टूडेंट, व्हाट इज़ कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट क्या होती है, इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो कोलाइडल स्टेट का फिनोमिना है वो अस्तित्व में कब आया था। तो ये आया था आपके 1861 ईस्वी में। थॉमस ग्राहम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फिनोमिना को हमें दिया था। ठीक है, तो हम समझते हैं कोलाइडल स्टेट में कि कोलाइड्स क्या होते हैं। अ कोलाइड इज़ अ हेटेरोजेनियस सिस्टम। कोलाइड क्या है, एक हेटेरोजेनियस सिस्टम है। ठीक है, इन विच वन सिस्टम इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। सो कोलाइडल सिस्टम आपके पास जो होता है वो एक हेटेरोजेनियस सिस्टम होता है जिसमें आपके पास जो एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो डिस्पर्स्ड होगा किसमें, एक बहुत ही ज़्यादा जो फाइन पार्टिकल है अनदर सब्सटेंस का, उसमें, जिसे हम डिस्पर्शन मीडियम भी कहते हैं। द असेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ कोलाइड इज दैट पार्टिकल साइज। तो एक जो असेंशियल डिफरेंस है सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स के बीच, वो क्या है, पार्टिकल का साइज है। While in a solution, the constituent particle are ions or small molecules. In a colloid, the dispersed phase may consist of particle of single macromolecules or an aggregate of many atoms or ions or molecules. So जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पार्टिकल्स में जो आयंस होते हैं या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे सॉल्यूशन आपका बनता है। बट जब हम बात कर रहे हैं कोलाइड की, तो कोलाइड आपके पास जो उसमें कोलाइड के अंदर एक डिस्पर्स्ड फेज है, वो या तो आपके पास सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल के पार्टिकल से बना होगा या फिर बहुत ज़्यादा जो आपके मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेट्स है, आयंस है या मॉलिक्यूल्स है, उससे ये बनता है। मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे आपके पास प्रोटीन्स हो गए, सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गए, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स के आपके पास एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्जर देन सिंपल मॉलिक्यूल बट स्मॉल एनफ टू रिमेन सस्पेंडेड। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में कोलाइडल पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, ठीक है, और स्मॉल होते हैं जो आपके पास सस्पेंडेड पोर्शन होता है उसके। देयर रेंज ऑफ डायमीटर इज़ बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। तो इसके जो डायमीटर का रेंज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के अप्रॉक्सीमेट रहता है, इसके बीच में रहता है। ओके, राइट। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की। क्लासिफिकेशन क्या है आपके पास जो कोलाइड है, कोलाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कौन कौन सी कैटेगरीज के बेस पे आपके पास इसका डिफरेंस किया गया है, क्लासिफिकेशन की गई है। फर्स्ट वन है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो फिजिकल स्टेट क्या है आपके पास डिस्पर्स्ड फेज की और डिस्पर्शन मीडियम की, उसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। सेकंड है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो नेचर क्या है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन क्या है इन दोनों के बीच, उसके ऊपर इसको क्लासिफाई किया गया है। थर्ड टाइप है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। किस टाइप का पार्टिकल आपके डिस्पर्स्ड फेज में मौजूद है, उसके बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो पहले हम क्लासिफाई करेंगे कोलाइडल सिस्टम को, कोलाइडल स्टेट को किस बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेस पे। ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या है आपके पास जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्शन मीडियम है। तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम आर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम आर पॉसिबल। तो 8 टाइप के कोलाइडल सिस्टम आपके पास पॉसिबल होते हैं, जो डिपेंड करता है कि आपके पास जो कोलाइडल स्टेट है, कोलाइडल सिस्टम है, ठीक है, या जो इसमें डीपी है या डीएम है, वो सॉलिड्स है, लिक्विड है या फिर गैसेस है। ठीक है, तो कौन कौन से वो टाइप होते हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप की। तो टाइप में आपके पास सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज हम लेंगे सॉलिड का, डिस्पर्सन मीडियम भी हम लेंगे सॉलिड का। ठीक है, तो टाइप ऑफ कोलाइड्स आपके पास क्या बनता है, सॉलिड सोल बनता है। एग्जाम्पल सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड कोलाइडल सिस्टम। राइट, तो ये हो गया।
सेकंड आपके पास आता है, हम लेंगे सॉलिड, एंड सॉलिड हमने क्या लिया, डिस्पर्स्ड फेज लिया, और हमने डिस्पर्सन मीडियम ले लिया लिक्विड। ठीक है, ये वाला आपके पास सेकंड है। और टाइप ऑफ कोलाइड यहाँ पर हम बात करें तो ये क्या है, सोल का टाइप है। ठीक है, टाइप ऑफ कोलाइड क्या है, सोल है। जैसे ही हम एग्जांपल इसमें लेंगे पेंट, सेल, फ्लूइड्स। ठीक है, उसमें आप देखेंगे पेंट में सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी, मिक्सचर होता है, तो टाइप ऑफ कोलाइड क्या बन गया, सोल का बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल हम पेंट याद रख लेंगे। फिर हम बात करेंगे, अगर हम लेंगे डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड का, एंड डिस्पर्सन मीडियम लेंगे हम गैस। ठीक है, पहले हमने सॉलिड लिया, सॉलिड यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे तीनों में क्या है, सॉलिड 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 है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, फिर हम लिक्विड ले रहे हैं, फिर हम गैस ले रहे हैं। इसी तरह से हमने फर्दर लेना है लिक्विड 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 के लिए। ठीक है, और यहाँ पर लेंगे अगेन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो आप देखिए हम बात कर रहे थे सॉलिड हमने डिस्पर्स्ड फेज लिया, डिस्पर्सन मीडियम हमने गैस यहाँ पर लिया है। तो टाइप ऑफ कोलाइड किसका बन गया आपके पास, एरिसोल का। जैसे आपके पास स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, तो ये किसके टाइप में आपके पास आते हैं, एरिसोल के। ठीक है, अब हम अगर डिस्पर्स्ड फेज लेते हैं लिक्विड को, डिस्पर्सन मीडियम ले रहे हैं हम सॉलिड को। ठीक है, लिक्विड हमने लिया क्या, डिस्पर्स्ड फेज, और मीडियम क्या ले रहे हैं हम, सॉलिड ले रहे हैं। तो ये किसका टाइप बन गया, टाइप ऑफ कोलाइड ये क्या है आपके पास, जेल है। जैसे आपके पास चीज़ हो गई, जेलीज हो गई, वो किसके एग्जाम्पल आ गए, जेल। जेल मीन्स उसमें डिस्पर्स्ड फेज आपका लिक्विड है, और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो क्या रहता है, सॉलिड रहता है। नेक्स्ट हम लेंगे लिक्विड एंड लिक्विड। लिक्विड ही हमने डीपी लिया है, डीएम हमने लिया है लिक्विड, और ये टाइप बन गया आपके पास इमल्सन का। इमल्सन का टाइप बना तो हम एग्जाम्पल लेंगे इसमें मिल्क, हेयर क्रीम, बटर एक्सेट्रा, राइट। फिर हम लेंगे लिक्विड, लिक्विड के साथ हम लेंगे डिस्पर्सन मीडियम आपका गैस। गैस लेने के बाद आप देखिए तो टाइप ऑफ कोलाइड बन गया आपके पास एरिसोल। एग्जाम्पल हम लेंगे फॉग, मिस्ट, क्लाउड। ठीक है, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज हो गई, ये इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे, राइट। फिर अगर हम लेते हैं गैस, ठीक है, गैस हम लेंगे गैस, गैस गैस के साथ हमने सॉलिड का मिक्सचर किया। ठीक है, सॉलिड का मिक्सचर करने के बाद आपके पास टाइप ऑफ कोलाइड क्या बन गया, सॉलिड सोल बन गया। और इसके एग्जांपल आप देखेंगे प्यूमिस स्टोन आ गया, फोम रबर, इसके एग्जांपल आप दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे गैस की। गैस के साथ हमने डीएम क्या लिया, लिक्विड लिया, लिक्विड और टाइप ऑफ कोलाइड बन गया आपके पास फोम। ठीक है, और इसके एग्जांपल आ गया आपके पास सोप, लेदर, ठीक है, व्हिप्ड क्रीम होगी, फ्रॉथ एक्सेट्रा। तो ये तो आपके पास थे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट या फिजिकल नेचर ऑफ द डिस्पर्स्ड सब्सटेंस एंड दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। सो स्टूडेंट, सेकंड जो आपके पास क्लासिफिकेशन का टाइप आता है वो डिपेंड करता है एफिनिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम फॉर द डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, वो या हम सिंपली कह सकते हैं वो बेस्ड होता है इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज, एंड डीएम क्या है, डिस्पर्स्ड मीडियम। तो इन दोनों के बीच कैसी इंट्रैक्शन है उसके ऊपर भी आपके पास डिपेंड करता है इसका टाइप। ठीक है, so we know that it has been observed that out of many substances which when come in contact with the dispersion medium, some directly form into colloid state, right, and while other require mild heating or an additives to do so. So depending upon the property, various substances forming colloidal solution can be divided into two category wise, that is lyophilic and lyophobic. So lyophilic colloid की अगर हम बात करें तो these are the substances or colloids in which the dispersed phase has a strong affinity for the dispersion medium. तो इनके पास क्या हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। ठीक है, किसके लिए, डिस्पर्स्ड फेज हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम के लिए। दीज कोलाइड्स आर स्टेबल, ये क्या है आपके पास स्टेबल कोलाइड्स होते हैं, एंड फॉर्म रेडिली ड्यू टू, कैसे ये बन रहे हैं, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, राइट। एंड एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स इंक्लूड जिलाटीन, स्टार्च एंड गम एराबिक। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ गया, जिलाटीन आ गया, स्टार्च आ गया, गम आ गया। ठीक है, एंड अगर हम लायोफिलिक की बात करें तो ये नेचर में आपके पास रिवर्सिबल होते हैं।
ठीक है, इसकी कंपैरिजन की बात मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो सेकंड हम देखते हैं लायोफिलिक कोलाइड को, लायोफोबिक को सॉरी। सो लायोफोबिक आपके पास क्या होते हैं, लायोफोबिक ऑन द अदर हैंड लायोफोबिक कोलाइड्स आर कोलाइड्स इन विच द डिस्पर्स्ड फेज हैज़ अ लिटल और नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम। तो इसमें क्या है, जो आपके पास डीपी है उसके लिए जो उसकी इंट्रैक्शन है, एफिनिटी है, प्यार है, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम के लिए जो उसका प्यार है वो बिल्कुल भी नहीं है या बिल्कुल ही कम है, ठीक है, या तो ये होगा ही नहीं या अगर हुआ भी तो नामात्र का होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, हेट कर रहे हैं, लिक्विड हेटिंग इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम के लिए दीज कोलाइड्स आर अनस्टेबल, ऑब्वियसली अगर इसके बीच इंट्रैक्शन नहीं होगी तो ये अनस्टेबल होंगे, एंड टेंड टू एग्रीगेट और कोगुलेट इजीली, इसीलिए ये या तो जल्दी से एग्रीगेट कर जाते हैं या कोगुलेट की फॉर्मेशन को बना देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ गया सल्फर सोल, गोल्ड सोल, फैब्रिक एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल एक्सेट्रा, ठीक है, ये इसमें एग्जाम्पल है। ओवरऑल द की डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स लाइज इन द इंट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। तो ओवरऑल अगर हम इंट्रैक्शन की बात करें तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि इंट्रैक्शन कैसी है आपकी डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच, ठीक है। एंड while lyophilic collide having a strong affinity and lyophobic collide have a little or no affinity, जो कि हमने पहले भी बात की थी, राइट। तो अगर आप देखोगे तो लायो जो फोबिक है वो कैसे एक तरीके से वो लिक्विड को हेट करे है, उनसे प्यार नहीं करे है, इसीलिए उसके बीच जो एफिनिटी है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है वो हो ही नहीं रही है, या हो भी रही है तो नामात्र की हो रही है। इसीलिए जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, राइट। एंड अगर हम कैटाफोरेसिस की बात करें तो लायोफोबिक इजी वे में कैटाफोरेसिस बना लेते हैं, बट लायोफिलिक में उसमें डिफ़िकल्टी होती है उनको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था इसके बीच कुछ की डिफरेंस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है हार्डी-स्क्यूल्सल लॉ, सो जिसे हम HSL करके डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल है जो एक्सप्लेन करता है कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो हार्डी-स्क्यूल्स लॉ में आपके पास क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एक आपके पास एक प्रिंसिपल दिया गया है जो आपके पास एक्सप्लेन करता है कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल की कोगुलेशन को ये दर्शाता है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, और ये कैसे हम करेंगे, बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन करके। द लॉ स्टेट्स दैट द हायर द वैलेंसी ऑफ द आयंस, ये लॉ हमें क्या बताता है, हायर द वैलेंसी ऑफ आयंस ऑफ द एडिड इलेक्ट्रोलाइट द ग्रेटर द कोगुलेटिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सिंपली अगर ग्रेटर होगी आपके पास वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयंस की, तो ग्रेटर उसकी क्या होगी, कोगुलेशन पावर होगी, ठीक है। ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर। तो ये सिंपली यहाँ पर बात की गई है। दिस इज़ बिकॉज, तो ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज आयंस विद हायर वैलेंसी हैव स्ट्रॉन्गर चार्ज। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि जो आपके पास आयंस है जिनके पास हायर वैलेंसी है उनके पास स्ट्रॉन्गर चार्ज होते हैं और वो कर पाते हैं न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स मोर इफेक्टिवली, लीडिंग टू द एग्रीगेशन और सब्सिक्वेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। सो हमने अभी बात की, अगर जैसे जैसे आपके पास ग्रेटर होगी वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयंस की, वैसे ही उसकी जो कोगुलेटिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास जो हायर वैलेंसी है आयंस की, उसकी हायर वैलेंसी होने के कारण उसमें स्ट्रॉन्ग चार्ज बनते हैं, जिसके कारण वो जो चार्ज है वो इजीली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो इफ़ेक्टिवली आपके पास लीड करते हैं एग्रीगेशन और प्रेसिपिटेशन को, right. The Hardy-Sculls law helps in predicting and understanding the behavior of colloids in the presence of electrolytes and is an important concept in colloidal chemistry. So
HSL आपको हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में जो बिहेवियर है कोलाइड का, ठीक है, बिहेवियर ऑफ कोलाइड किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में जो आपके पास कोलाइड का बिहेवियर है उसको प्रेडिक्ट एंड अंडरस्टैंड करने में HSL आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। इसीलिए ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोलाइडल केमिस्ट्री में, राइट। तो ये था आपके पास SLL। ओके, नेक्स्ट है गोल्ड नंबर्स। सो जो प्रोटेक्टिंग पावर है डिफरेंट प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की वो डिफरेंट होती है, आप सभी को मालूम है, ठीक है, अभी तक हमें ये बात पता चल गई है। तो जो एफिशिएंसी है, द एफिशिएंसी ऑफ एनी प्रोटेक्टिव कोलाइड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। तो किसी भी कोलाइडल की प्रोटेक्टिव कोलाइड जो है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं गोल्ड नंबर के थ्रू, ठीक है। Swiss Mondi introduced the term gold number to describe the protective power of different colloids. So, Swiss Mondi ने टर्म आपको इंट्रोड्यूस करके दिया था गोल्ड नंबर, जो हमें डिस्क्राइब करता है प्रोटेक्टिव पावर ऑफ डिफरेंट कोलाइड्स की जो प्रोटेक्टिव पावर है उसके बारे में हमें इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। तो दिस इज़ डिफाइंड एज, उन्होंने हमें क्या बताया था, weight of the dried protective agent in milligrams which when added to 10 ml of the standard gold sol is just sufficient to prevent a color change from red to blue on the addition of 1 ml to 10% of solution. Chloride solution is equal to whole number of the protective colloid. तो ये थी इनकी स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्ड नंबर है उससे हमें जो कोलाइड्स है उसकी प्रोटेक्शन के बारे में पता चलता है। व्हेन द लायोफिलिक सोल एडिड टू लायोफोबिक सोल द स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफोबिक कोलाइड मार्केटली इंक्रीज्ड, दिस एक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन। सो गोल्ड नंबर आपके पास एक हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव सोल इन मिलीग्राम्स that prevent the coagulation of 10 ml of a given gold sol on adding 1 ml of 10% NaL solution. Smaller the gold number of the lyophilic sol, greater is the protecting power. तो जितना आपके पास कम होगा गोल्ड नंबर, ठीक है, लायोफिलिक सोल का, उतनी ही उसकी जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो ग्रेटर रहेगी। और सिंपली आप यहाँ से जो ये हमने डेफिनेशन बताई है इससे भी इसको कर सकते हो। सो इट इज़ द वेट ऑफ द ड्राइड प्रोटेक्टिव एजेंट। तो ये किसका वेट है, ड्राइड प्रोटेक्टिव एजेंट है जो हम मिलीग्राम में लेंगे, जो हम ऐड करेंगे एंड इसको हम ऐड करेंगे 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल में, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले हम लेंगे एक ड्राइड जो प्रोटेक्टिव एजेंट है मिलीग्राम में, हम उसको लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे 10 ml का जो स्टैंडर्ड गोल्ड सोल है उसमें। इसको ऐड करने से क्या हो रहा है, जो आपके पास सफिशिएंट कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से आपके पास जो कलर रेड है वो ब्लू में चेंज हो रहा है। और हम इसमें ऐड करेंगे 10% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो होगा आपके पास इज इक्वल टू गोल्ड नंबर ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो आपके पास ये रहती है, ठीक है, गोल्ड नंबर की। तो आपने इसको अच्छे से दिमाग में रख लेना है, ठीक है। तो ये है आपके पास गोल्ड नंबर जिससे हम किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड की एफिशिएंसी को मापते हैं, ओके। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ गोल्ड नंबर ऑफ सम हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, यहाँ पर हम इसका गोल्ड नंबर शो करेंगे, फिर इसके हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस एंड गोल्ड नंबर हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस में हम लेंगे पहले जिलाटीन का जो गोल्ड नंबर है वो लाई करता है 0.0052 टू 0.01 के बीच में, ठीक है। एंड सोडियम कार्सिनेट गोल्ड नंबर होगा इसका 0.01,
हीमोग्लोबिन आपके पास एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, उसका जो गोल्ड नंबर है वो है 0.032 0.07। गम अरेबिक का गोल्ड नंबर है 0.15 टू 0.25। ठीक है, ये तो हमने बात की हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस में सबसे पहले हम क्या लेंगे, सोडियम ओलिएट। सोडियम ओलिएट हमने लिया तो उसका गोल्ड जो नंबर है वो है 0.4 टू 1.0। ठीक है, फिर हमने लेना है गम ट्रांजेंट, उसका जो गोल्ड नंबर है वो है 2। पोटैटो स्टार्च, गोल्ड नंबर कितना है 25। The protective collide play a very sufficient role in stabilization of the non-aqueous dispersants such as paint, printing inks, etc. तो प्रोटेक्टिव कोलाइड आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट रोल अदा कर रहा है किसी भी नॉन एक्वस डिस्पर्सन की स्टेबलाइजेशन में, जैसे कि आपके पास पेंट हो गए, प्रिंटिंग इंक्स हो गए, एक्सेट्रा। ओके,